नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि अमेरिका नेपाल को क्या पैसे देगा। नेपाल के खरबों रुपए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पहले ही आपस में बांटकर खा चुके हैं। हाँ दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये प्रमाण सच्चे हैं या झूठे हैं हम नहीं जानते। हमने जो मीडिया में सुना वही आपको बता रहे हैं। तो होता क्या है कि चीन जब तिब्बत को कब्जा करता है तो 150 खच्चर सोने से लदे हुए अपने साथ में दलाई लामा लेकर आते हैं। उसमें से 42 खच्चर जाते हैं इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में, और बाकी रह जाते हैं नेपाल में ही, क्योंकि उस समय तिब्बत भारत की अपेक्षा नेपाल पर ज़्यादा भरोसा करता था। इसलिए तिब्बत ने उस सोने को दलाई लामा ने नेपाल में ही रखना उचित समझा। ये बताते हैं बहुत सारे लोग, और ये भी बताते हैं कि भारत ने नेपाल को कहा कि चलो तुम ही ये सोना रख लो और हमें काला पानी वाला हिस्सा कुछ चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं कुछ लोग। सुरेंद्र केसी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि नेपाल को बहुत सारे खच्चर सोना भर के दिया गया था काला पानी के बदले। ये कुछ पुष्टि उनकी तरफ से भी हमें मिल रही है, सुरेंद्र केसी की तरफ से। हम उनकी ये वीडियो आप चाहेंगे तो सुना देंगे, 1 साल पहले देखी थी हमने। और दोस्तों, 1970-80 के दशक में, 60 के दशक में नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन बहुत अच्छा था। यानी आज जो नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन है उससे दुगना था। उस समय 70, 80, 82, 85 ऐसे नंबर पे था नेपाल। अभी 120 नंबर पे है। यानी अभी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है नेपाल की जीडीपी की। ठीक है, उस समय का जो सकल घरेलू उत्पादन था वो अच्छा था। तो कह सकते हैं कि नेपाली राजाओं के पास में पैसा था और सोना भी था। कुछ तिब्बत से भी सोना आया था, यानी सोने की भी कमी नहीं थी। तो ये कहाँ जमा हुआ? ये हुआ स्विस बैंकों में, यूरोपीय बैंकों में। ये पैसा सारा जमा हो गया। और कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि राजीव गांधी की तरफ से किंग वीरेंद्र को ये कहा गया था कि हम तुमको जो तुम्हारा पैसा विदेशों में जमा है उसको वापस नहीं देने देंगे तुमको। या तो तुम आरएसएस का साथ छोड़ो, क्योंकि उस समय बीजेपी जो हुआ, बीजेपी यानी आरएसएस और नेपाली राजा घनिष्ठ दोस्त बन गए थे। ठीक है, घनिष्ठ दोस्त बन गए थे, नहीं आज भी हैं। आज भी नेपाली जो राजा होते हैं उनके संबंध भारतीय बीजेपी से ही होंगे हमेशा के लिए। तो कहा जाता है कि राजीव गांधी की तरफ से दबाव था नेपाली राजा के ऊपर कि आप भारत में आरएसएस का समर्थन मत करो। लेकिन किंग वीरेंद्र और आरएसएस के बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में बहुत गहरे संबंध थे। तो कहीं ना कहीं ये पता जरूर लगता है कि नेपाल के किंग के पैसे स्विस बैंकों में और यूरोपीय बैंकों में मौजूद थे। बाद में परिवार सहित किंग वीरेंद्र को ऊपर पहुंचा दिया जाता है भगवान के पास में। ठीक है, तो और जो इनके पैसे थे उसकी बंदर बांट लग जाती है यूरोपीय यूनियन में। आपको तो पता है कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं ये दूसरों देशों पे कब्जा कर करके पैसे जमा किए इन्होंने। भारत की खाने हैं, लोहा, तांबा, सोना जो भी है, उसमें से ये लोग 45 ट्रिलियन डॉलर का खनिज लेकर गए हैं भारत से, समुद्री जहाज़ों में भर भर के। ठीक है, और उसी पैसे से आज ये धनी हुए हैं। लूट कर ही तो धनी हुए हैं अंग्रेज लोग। ये तो कन्फर्म है ना, अंग्रेज कैसे धनी हुए? दूसरों का लूट कर धनी हुए। आज चाइना 200-400 बिलियन डॉलर के समझौते खनिजों को कब्जा किया है अफ्रीका में या कुछ पाकिस्तान में। तो इन अंग्रेज लोगों के वो हो गई, माने इनको बहुत बुरा लग रहा है। अपना इन्होंने पूरी दुनिया को लूट कर खा गए, लेकिन ये अपने को नहीं देखते हैं और अभी चाइना के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि चाइना भी गलत कर रहा है, मैं नहीं कहता कि चाइना सही कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि चाइना सही कर रहा है। ठीक है, चाइना भी गलत कर रहा है। दूसरे देशों के खनिज पदार्थों पे कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना ने तो उनके मुकाबले कुछ नहीं किया। ये तो कई ट्रिलियन डॉलर ले गए। आपको पता है कि अमेरिका में जो उसकी संपत्ति बेच देंगे ना तो 85 ट्रिलियन डॉलर की होती है अमेरिका की संपत्ति, और भारत, चीन जैसे देशों की संपत्ति 20 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं जाती है। जबकि भारत हुआ या चाइना हुआ, हिंदू सभ्यता हुआ या चाइनीज सभ्यता हुआ, ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। जब यूरोपीय लोग
पेड़ पौधों में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, तब हमारे यहाँ लोग घरों में रहते थे। आप ये समझ लीजिए। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको इंडस वैली जो सभ्यता है या चाइनीज जो सभ्यता है, ये बहुत पुरानी सभ्यताओं में आती है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु शब्द से ही हिंदू बना है, इंडस वैली से ही हम लोगों को हिंदू कहा जाता है। इस पर फिर बात करेंगे, लंबा टॉपिक है। तो इस प्रकार से नेपाली किंग का खरबों रुपया जो कि स्विस बैंकों में, यूरोपीय बैंकों में था, वो किसके पल्ले पड़ गया? उन्हीं देशों के पल्ले पड़ गया जिन देशों में ये पैसा जमा था, क्योंकि किंग वीरेंद्र का तो खानदान ही साफ हो गया, उस पैसे का कोई वारिस ही नहीं रहा। लेकिन नेपाल ने इस बात पर कभी चर्चा ही नहीं की। नेपाल के जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा राजा का जो पैसा स्विस बैंकों में था उसको वापस दो, ये नहीं कहा। ये कहाँ से कहेंगे? उस समय तो मुखिया हेड तो प्रचंड ही थे, ये क्यों कहेंगे? उस बंदर बांट में से इनको भी तो मिला है। आपको क्या लगता है कि प्रचंड को पैसा नहीं मिला है? किंग वीरेंद्र की मौत हो जाती है तो प्रचंड सीधे बोलता है कि राय ने मरवा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं। कितने शर्म वाली बात है। अटल बिहारी वाजपेयी पे प्रेशर डालने के लिए तो इन्होंने ये सारी साजिशें रची थी। ये भी आपको समझा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और राजा जो नेपाल के किंग वीरेंद्र थे, इनके बीच में बहुत गहरे संबंध थे, ठीक है। आप ये समझें कि आरएसएस वाले सीधे कहते थे कि नेपाली किंग 120 करोड़ हिंदुओं के राजा हैं, बस बात खत्म। इतना सम्मान होता था किंग वीरेंद्र का हिंदुओं की नज़र में भारत में, ठीक है, आरएसएस की नज़र में, बीजेपी की नज़र में। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अमेरिका की चाल। इस वीडियो को अब आप पूरा सुनिए, अब टॉपिक पर पूरा लंबा बात करेंगे, ठीक है। बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन के कितने अत्याचार हुए हैं भारत और नेपाल के ऊपर। 1998 में भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करता है, क्योंकि भारत ने सोचा कि 24 साल तक हमारा बम, हमने 24 साल पहले परीक्षण किया, अब दूसरा करेंगे। तो 1998 में अमेरिका से छुप के परमाणु परीक्षण करते हैं। किम जोन के बाबा, पिताजी, वो सबसे पहले बधाई देते हैं भारत को कि आपने बहुत अच्छा किया। सनकी लोग बोलते हैं ना, किम जोन को सनकी है कि उसका परिवार ही सनकी है। नहीं, वो सही आदमी है, अगर गहराई से देखेंगे सही है, क्योंकि वो सबसे पहले बधाई दे देता है कि भारत बहुत अच्छा काम किया है, अपनी रक्षा का अधिकार है भारत को। और अमेरिका ने तो सोच लिया कि भारत को अब कैसे भी सबक सिखाना है, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान को बोल के और 10 चोटियों पर कब्जा करवा दिया भारत की, ठीक, जो कारगिल वार हुई थी, 10 चोटियों पे कब्जा करवा दिया। और भारतीय सेना को 6 महीने तक पता ही नहीं लगा ठंड के मौसम में कि हमारी पहाड़ी जो ऊपर ऊपर की चोटियां हैं उन पे पाकिस्तानी सेना आतंकियों के भेष में आकर बैठ गई है। अब जब भारत जाता है वहाँ 2-4-5 महीने बाद, तो देखता है यहाँ तो आतंकी कैंप लग गए। भारत ने पाकिस्तान को बोला कि हटाओ भाई, पाकिस्तान ने बोला मैं जानता ही नहीं है, हमारे ही नहीं है, हमारे आदमी नहीं है, तो आतंकी हैं, वो तुम्हारी भूमि में, तुम जानो कहाँ से आए, क्या आए। अब भारत क्या करे? कोई सबूत भी तो मौजूद होना पड़े कि ये पाकिस्तानी है। कोई सबूत ही मौजूद नहीं है और पाकिस्तान कह रहा है कि ये तुम्हारे ही आतंकी हैं, और उनको पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट मिल रहा है पीछे से। तो भारत क्या करता है? बोफोर्स तोप से गोले दागता है बहुत सारे, ठीक है, पहाड़ की चोटियों पर। कुछ फर्क नहीं पड़ता। 500-600 की संख्या में वो मरते थे, 5000 थे, 500-600 मरे। बाकी वो तो उन्होंने पहले ऐसे बंकर बना रखे थे जिन पे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा, निशाना ही नहीं लग रहा था, पहाड़ की चोटियों में छुपे हुए थे। तब भारत ने अमेरिका को बोला कि भाई आप वो करो, हमको कुछ लेजर गाइडेड बम दो। भारत ने फ्रांस को बोला, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत के ऊपर, ठीक है। तो अमेरिका ने फ्रांस को बोला, तो फ्रांस भी तो अमेरिकी ग्रुप का सदस्य है ना, वो उसकी हिम्मत नहीं हुई। भारत ने इजराइल को बोला, उसकी भी हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा बिना अमेरिका के इशारे के बिना हम नहीं दे सकते। लास्ट में मजबूर होकर अटल बिहारी वाजपेयी को जाना पड़ गया, उसी के, जिन्होंने सैंक्शन लगाया था अमेरिका ने, उसी के पास में कि भाई हमको कुछ लेजर गाइडेड बम दो। छोटे छोटे बम होते हैं लेजर गाइडेड, जो निशाना लगाते हैं जीपीएस तकनीक से। अमेरिका ने मना कर दिया, ठीक है, कि हम नहीं देंगे। तब इन्होंने भारत पर प्रेशर डालने के लिए काठमांडू से एक प्लेन हाईजैक भी किया था। लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी मान जाते हैं, ठीक है।
अमेरिका कहता है कि हमारी कुछ कंपनियों को भारत में एंट्री की इजाज़त दो और तभी जाके हम आपको लेज़र गाइडेड बम देंगे। तो तब मजबूर हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इनके पास ऐसे छोटे छोटे बम नहीं थे, ठीक है, कि जो उन चोटियों पे चढ़ पाए, क्योंकि आर पार की तो लड़ाई है नहीं। एयरफोर्स भी भेजी लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ आर पार की नहीं थी। ये लड़ाई ऐसी थी कि जो एक जगह पे रह के लड़ना है, अपनी भूमि में तो लड़ना है। वो वार ही अपनी भूमि में थी ना, पाकिस्तानी भूमि में नहीं थी वो लड़ाई, वो भारतीय भूमि में थी। भारतीय भूमि में पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि ये 10 चोटियाँ तुम कब्जा कर लो, रख लो। पाकिस्तान खुश हो गया, उसने आतंकी भेज दिए वहाँ कि हमको 10 चोटियाँ मिल गई। अमेरिका की चाल पाकिस्तान भी नहीं समझ रहा था वहाँ पे। तो जब इन कंपनियों को अटल बिहारी वाजपेयी इजाज़त दे देते हैं कि आ जाओ आप भारत में व्यापार कर लो, तब जाके इजराइल और फ्रांस की जीपीएस तकनीक, इजराइल के लेजर गाइडेड बम और फ्रांस की जीपीएस तकनीक निशाना लगाने वाली, वो होती है भारतीय मिगों में जो फाइटर प्लेन होते हैं, फिट कर दिए जाते हैं और तब इनके कुछ बंकर मार दिए जाते हैं पाकिस्तानी सेना के, यानी आतंकियों के। अब पाकिस्तान बौखला गया कि बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे बंकर। पाकिस्तान ने बोला कि हम बंकर नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को, तो अमेरिका ने बोला नहीं छोड़ेगा तो हम भारत से ही तेरे को पिटवा देते हैं। पर अमेरिका को देखिए कैसी चालाकी है, पाकिस्तान को पहले भेज दिया वहाँ कारगिल की, तुम ये चोटी रख लो, ये तुम्हारी हो गई, कब्जा कर लो। भारतीय सेना तो वहाँ थी नहीं उस समय, तो पाकिस्तान ने खुश हो गया कि अब ये चोटियाँ हमारी हो गई। अब जब भारत और अमेरिका की बिजनेस डील हो जाती है, भारत मान जाता है उस डील के लिए, अमेरिका की डील के लिए, तो अमेरिका फिर बोलता है तुम अपनी सेना हटाओ वहाँ से। तो पाकिस्तान बोलता है हम नहीं हटाएंगे, ये हमारा हो गया, कि आप ही ने तो बोला था आपको देंगे। अमेरिका ने सोचा कि साला नहीं मानता है पाकिस्तान, उसने लेजर गाइडेड बम दिलवा के आतंकियों को मारना चालू कर दिया, भारतीय एयरफोर्स ने। और फिर जाके वो पीछे हट गए। तब पाकिस्तानी सैनिक, उनको लग गया कि अब भारतीय सेना हमको समाप्त कर देगी, तब जाके वो वहाँ से पीछे हट गए, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लगभग 7 महीने बाद इन सब कंपनियां जब तक आई नहीं थी भारत में, उनकी प्लानिंग थी, सब रोक दिया। अमेरिकन कंपनियों को भारत में आने ही नहीं दिया। अब अमेरिका का दिमाग और ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है। उस समय जो भारत के समर्थन में थे वो थे नेपाली राजा, नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन ना तो भारत के समर्थन में था ना अमेरिका के समर्थन में था, क्योंकि उस समय चीन भी लगभग अमेरिका का मित्र ही था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि भारत पे ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। ये चीज़ें भारतीय जनता नहीं जानती है। 1971 की वार में भी चीन ने भारत का ही सपोर्ट किया, शायद आपको पता नहीं है, ठीक है। वो कैसे किया हम किसी दिन आपको बता देंगे। भारतीय जनता को भी नहीं है मालूम, कि मालूम है बहुत सारी भारतीय जनता को पता है कि 1971 भारत पाकिस्तान की वार में चीन भारत के साथ ही खड़ा था। वो हम किसी वीडियो में बताएंगे, तब आपको पता लगेगा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में जो जो लोग थे, उन सब लोगों के ऊपर प्रेशर दिया गया, जो जो देश थे। उस समय ईरान भी भारत के पक्ष में था, ईरान पे भी प्रेशर डाले गए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी प्रेशर डाले गए। रूस के कोसोवो एक जगह है, वहाँ पे फिर लफड़ा चालू हो गया। नेपाली किंग के ऊपर भी प्रेशर माओवाद के द्वारा दे दिया गया। नेपाली किंग बीजेपी के दोस्त थे, आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के सच्चे मित्र थे, ठीक है। नेपाली जो किंग थे, कांग्रेस के और भारत में कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ईसाई संगठन जो हैं और मुस्लिम संगठन, इन सभी के निशाने पे थे किंग वीरेंद्र। और इन सब का हेड कौन था? USCIRF, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए, USCIRF को, यूरोप समझ लीजिए आप। इन सब का हेड वही था। एक तरफ कौन कौन थे? किंग वीरेंद्र और अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरी तरफ कौन कौन सारी शक्तियाँ थी? अमेरिका, यूरोप, प्रचंड जैसे लोग उन्हीं के पक्ष में थे, ठीक है। भारत के कम्युनिस्ट, भारत के जो ईसाई संगठन हैं वो अमेरिका के साइड में थे, मुस्लिम भी अमेरिका के ही साइड में थे, क्योंकि उनको तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे। मुस्लिम लोगों को, किसी भी मुस्लिम देश को बर्दाश्त ही नहीं था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों है। उनको तो गजवाई हिंद करना था ना। गजवाई हिंद जानते हैं? इसका मतलब होता है सब हिंदुओं को मुस्लिम बना देना। इस पर ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं है गजवाई हिंद पे, क्योंकि जेल हो सकती है। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी
और नेपाली राजा के ऊपर पूरी दुनिया भिड़ गई, पूरा यूरोप भिड़ गया, भारत के कम्युनिस्ट, इस्लामिक, ईसाई सारे संगठन भिड़ गए। और लास्ट में अंजाम क्या निकला? अंजाम तो जानते हैं, किंग वीरेंद्र की परिवार सहित बोलते हैं ख़त्म ही कर दिया गया। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर किंग वीरेंद्र अटल बिहारी वाजपेयी से संबंध अच्छे नहीं रखते तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, उनके साथ ये घटना नहीं होती। ठीक है, और दूसरा, उनका पैसा जो स्विस बैंकों में था उसको पूरा निकाल लिए होते या खर्चा पर्चा इधर उधर कर दिए होते, उतना पैसा जमा नहीं करवाते पहले से उनके पूर्वज या किंग वीरेंद्र स्विस और यूरोपीय बैंकों में। ये भी उनकी मृत्यु का कारण है, उनके जो ज़्यादा पैसे हो गए थे वहाँ पे, ये भी मृत्यु का कारण बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे वंश को ही ख़त्म कर देने का मतलब है कि कोई उत्तराधिकारी न रहे इस पैसे का। तो किंग वीरेंद्र की मृत्यु में दो मूल कारण छुपे हुए हैं। एक, उनका पैसा, उनका बहुत पैसा हो गया था विदेशी बैंकों में जमा करके। ठीक है, काफ़ी पैसा हो गया था, इसके बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। और दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अमेरिकन कंपनियों को दोबारा से बंद किया, पहली बार इजाज़त दे दी और दूसरी बार फिर बंद कर दिया, तो वो सबसे बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के सख्त खिलाफ हो गया अमेरिका कि एक तो इसने परमाणु परीक्षण कर लिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, दूसरा फिर लेजर गाइडेड बम भी हमसे ले लिए, और तीसरा फिर हमारी कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया, यानी हमारे साथ धोखा कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त बने थे किंग महेंद्र, बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ जाते रहते थे किंग महेंद्र या इनके बीच मुलाकात होती रहती थी। ठीक है, भारतीय हिंदू दल के सदस्य नेपाल जाते रहते थे। ठीक है, नेपाल के भी लगभग जो राजा के प्रतिनिधि इंडिया आते रहते थे, उस समय संबंध ठीक थे। बीजेपी के दौरान राजा वीरेंद्र और बीजेपी बहुत बढ़िया संबंध थे उस समय नेपाल और भारत के। लेकिन ये बीच के जो किनारा के जो लोग हैं, कम्युनिस्ट, इस्लाम, ये ईसाइयत जो है, इन्होंने कभी संबंध अच्छे ही नहीं रहने दिए। हमने आपको बताया था कि नेपालियों को इस समय जो सबसे ज़्यादा भिखारी भूखमरा कहता है वो कौन लोग हैं? वो वामपंथी लोग हैं, जो ईसाइयत में शामिल हैं, कम्युनिस्ट भी वही हैं और क्रिश्चियन एनजीओज भी वही हैं। वही लोग हमेशा नेपालियों को भिखारी कहते हैं और वही नेपालियों का झंडा भी जलाते हैं। आपने कभी किसी बीजेपी के आदमी को ये बोलते हुए सुना है कि नेपाल ख़त्म है या नेपाल भिखारी है? कोई नहीं कह सकता है। गोदी मीडिया आपको कभी बुरा भला नहीं कहती है। आपको जो बुरा भला कहती है, भिखारी कहती है, कुछ नहीं है, नेपाल ख़त्म है, वो जो कहती है वो है वामपंथी मीडिया। ठीक है, आप गहराई से देखना, चेक हम करवा देंगे आपको। अगर आपको जानना होगा तो हम बहुत सारे वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो वो तो भारतीय हिंदुओं का भी विरोध करते हैं, तो नेपाल क्या है? नेपाल का क्यों नहीं करेंगे वो विरोध? जब वो कह सकते हैं कि हिंदुओं के समय में भारत भिखारी था और जब मुग़ल आए तो तब जाके यहाँ इन्होंने संपत्ति बनाई, खाने लगवाई, खनिज निकाला, सब निकाला, हिंदुओं के समय में भारत भिखारी था, तो वो नेपाल को क्यों नहीं कहेंगे? वो तो क्लियर कहते हैं कि नेपाल पे इसलिए अधिकार नहीं किया अंग्रेजों ने कि नेपाल के पास कुछ था ही नहीं, भिखारियों पे तो कोई अधिकार ही नहीं करता, ऐसे कहते हैं वामपंथी मीडिया। आपको पता नहीं है। ठीक है, वामपंथी मीडिया को कौन चलाता है? कम्युनिस्ट लोग चलाते हैं, क्रिश्चियन एनजीओ चलाते हैं। ये मीडिया हमेशा वही कहती है कि नेपाल भिखारी था। और भारतीय गोदी मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कह के गाली देते हैं, वो गोदी मीडिया कहती है कि नहीं, नेपाल तिब्बत के संबंध, व्यापारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे और नेपाल भारत से सामान खरीद कर तिब्बत को बेच के खूब पैसे कमाता था। ये गोदी मीडिया कहती है। आपको गोदी मीडिया का पता नहीं है कि कौन गोदी मीडिया है और कौन वामपंथी मीडिया है। तो कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका द्वारा बहुत पैसा लूट दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा बहुत पैसा लूटा गया है। ठीक है, और हमारा ही लूटा पैसा वो हमको देंगे और तब बोलेंगे कि हम बड़े आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको हंसी आएगी। आखिर में वो पैसा कहाँ से लूट कर गया अंग्रेजों के पास में? 45 ट्रिलियन डॉलर तो भारत से लेकर गए वो लोग, उतने का खनिज लेकर गए 200 सालों में। देखिए, अमेरिका